सेकंड में हम इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स का डिस्कशन आज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ऑलमोस्ट केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इससे रिलेटेड है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंसेप्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। आप लोग ज्वाइन करो जल्दी से, विल स्टार्ट द टॉपिक। हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारा टॉपिक जो है दैट्स रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है इसमें हमें डिस्कस करना है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बेसिकली मैं पहले डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। For simplicity, in order to understand this concept in detail, मैं organic reactions को classify करूंगा into two categories. I will classify organic reactions into two categories. This is for simplicity. For better understanding of the topic, मैं क्या करूंगा, मैं organic reactions को classify करूंगा into two categories. I will classify organic reactions into two categories. In order to better understand the topic, have better understanding of this topic, I will categorize organic reactions into two categories. तो बेसिकली मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करूंगा। तो पहला होता है हमारे दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व चार्जेस, मतलब रिएक्शंस इन्वॉल्विंग चार्जेस। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग चार्जेस, जिन रिएक्शंस में चार्जेस इन्वॉल्व होंगे। एंड सेकंड टाइप विल बी रिएक्शंस व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व चार्जेस। रिएक्शंस व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व चार्जेस। Reactions which involve charges and reactions which do not involve charges. तो बेसिकली देखते हैं कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व चार्जेस करते हैं। एक सेकंड वन। रिएक्शंस which involve charges and reactions which do not involve charges. आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस आएंगे वो तो या तो ये टाइप ऑफ रिएक्शंस आएंगे या ये टाइप ऑफ रिएक्शंस आएंगे। About 80 to 85% of the reactions are this category of reactions. Organic chemistry में 80 to 85% of the reactions are those which involve charges, and 15 to 20% of the reactions are those which do not involve charges. These are 15 to 20%. Means हमें ये वाला कंसेप्ट भी आना चाहिए और ये वाला कंसेप्ट भी आना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस इज बेसिक लेक्चर जो है रिएक्शन मैकेनिज्म का ये है। तो देखते हैं हमारे पास कितने टाइप्स के चार्जेस हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस है? वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ईदर वी हैव नेगेटिव चार्ज और वी हैव पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेगेटिवली चार्जड होंगे मैं इनको कहूंगा नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज। नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज, नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज। एंड जो भी पॉजिटिवली चार्जड होंगे उनको मैं कहूंगा पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज। ये नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज जो हैं इनको हमें डिस्कस करना है, व्हाट आर दे एंड हाउ दे विल टेक पार्ट इन रिएक्शंस। और जो पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज है इनको हमें अलग से डिटेल में डिस्कस करना है। एंड दोज रिएक्शंस व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व चार्जेस दे आर यूजुअली फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे बात होगी फ्री रेडिकल्स। तो बेसिकली ये तीन कंसेप्ट जो हैं ये हमें डिस्कस करना है। लेट अस स्टार्ट नाउ नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? बेसिक्स ऑफ मैकेनिज्म मैंने बताया क्या होता है एक्चुअल में। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? वेरी गुड। तो आगे चलते हैं, नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज को डिस्कस करते हैं।
negatively charged species. So first important thing is these negatively charged species. नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज होंगी तो उनका रोल क्या होगा? तो देखो, नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज आर दोस, यहाँ पे लिखो, नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज आर दोस विच पजेस नेगेटिव चार्ज, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा, विच पजेस नेगेटिव चार्ज, मतलब जो नेगेटिव चार्ज पजेस करते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज. फॉर एग्जांपल NH2 नेगेटिव, NH2 माइनस. फॉर एग्जांपल हमारे पास H माइनस है, हाइड्राइड आयन इसको कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास Cn माइनस है, साइनाइड आयन कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास N3 माइनस है. फॉर एग्जांपल हमारे पास N3 माइनस है, एजाइड आयन इसको कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास RO माइनस है, अल्कोक्साइड आयन कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास HS माइनस है, लाइक दैट. हमारे पास OH माइनस है. दीज आर नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज. अगर कोई भी स्पीशीज नेगेटिवली चार्जेड होगा तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स. इन स्पीशीज को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स. दे आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स. Now the broad concept is that negatively charged species, they are called nucleophiles. Now what is nucleophile? तो देखते हैं यहाँ पे. Nucleo stands for, word nucleo stands for, it has been derived from the word nucleus. And phile means affinity or love. Phile means affinity or love. मतलब those species which have affinity for the nucleus, those species which love to attack nucleus. Now you know that जो भी एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन सी चार्ज होती है? What type of charge is present in the nucleus of an atom? न्यूक्लियस में कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज. तो those species which attack this positive charge, they are called nucleophiles. Those species which have affinity for this positive charge, which have affinity for nucleus, which love to attack this nucleus, they are called nucleophiles. अब कॉमन सी बात है, सीधी सी बात है, इस पॉजिटिव चार्ज को कौन सी स्पीशी अटैक करेगी? Which is electron rich. तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी इसको अटैक करेगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी कौन होगी? जो भी हमारे पास नेगेटिवली चार्जेड स्पीशी होगी, विच पजेस नेगेटिव चार्ज. जो भी हमारे पास नेगेटिवली चार्जेड स्पीशी होगी, that will be electron rich, and that negatively charged species will attack this positive charge. That's why it is called nucleophile, because it loves to attack the nucleus. Nucleus contains positive charge. Got it? Very good. बहुत बढ़िया. Got it? Very good. Number second important point. This is first point. Number second important point about nucleophile. क्या जरूरी है कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए? इट्स नॉट नेसेसरी. हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हो सकती है, मतलब स्पीशीज व्हिच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. स्पीशीज व्हिच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. स्पीशीज व्हिच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी स्पीशी अगर होगी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, lone pair of electrons matlab that lone pair of electrons can be given to this positive charge, means that will act as a nucleophile. तो फॉर एग्जांपल लिखते हैं स्पीशीज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हैं हमारे पास. तो लिखते हैं इन बातों को. फॉर एग्जांपल हमारे पास NH3 है. आपको पता है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आप निकाल सकते हो. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स फॉर्म. फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है, तो इस केस में वाटर के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ईथर है. दिस इज कॉल्ड ईथर, ROR. तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अल्कोहल है, ROH. तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थायो ग्रुप है, RSH. तो यहाँ पे सल्फर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So these are also nucleophiles because they can donate this electron pair. They can attack the positive charge by this electron pair. That's why they are called as nucleophiles. तो यहाँ तक दो बातें आई. Nucleophiles are negatively charged species or they are the species which contain lone pair of electrons. तो यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए. नंबर थर्ड पॉइंट. तो आपको पता है what are Lewis bases. मुझे कोई बताइए what are Lewis bases. Lewis bases क्या होता है? Those species which donate lone pair of electrons, they are called Lewis bases. Those species which donate LP of electrons, they are called Lewis bases.
तो बेसिकली यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ इन सब में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और नेगेटिव चार्ज है, जो भी स्पीशीज नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी दैट इज लेविस बेसिस। तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेसिस, न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेसिस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करोगे डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया है, न्यूक्लियोफाइल्स आर, what are nucleophiles? Negatively charged species, species which contain lone pair of electrons and they are Lewis basis। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई, न्यूक्लियोफाइल किससे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल किससे कहते हैं, यहाँ तक बात क्लियर हुई, न्यूक्लियोफाइल किससे कहते हैं। बहुत बढ़िया, तो वेरी गुड। तो दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स, हमने न्यूक्लियोफाइल का डिस्कशन किया। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, मतलब nucleophiles are electron rich species, negatively charged species, or they are the species with lone pair of electrons, or they are the species which are just Lewis basis। तो इनका कैरेक्टर बेसिकली होता है Lewis basis। तो अभी हम डिफरेंस भी करेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल को पहले डिस्कस करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो, हम इलेक्ट्रोफाइल को डिस्कस करेंगे या पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशीज को डिस्कस करेंगे ना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पहले पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशीज, दैट्स इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड हम डिस्कस करेंगे दैट्स इलेक्ट्रोफाइल। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रो वर्ड इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन and phile means affinity or love, means species which love to attack electron, species which have affinity, species which have affinity for electron। what charge does electron possess? electron के पास कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, मतलब species which have affinity for negative charge, और we can say electron density। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे ये स्पीशीज अटैक करेंगे, उनको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ना जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे कौन सी स्पीशीज अटैक करेगी, पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशीज। मींस दीज आर नंबर फर्स्ट पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशीज। अगर कोई भी स्पीशी आपके पास पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशी होगी then that acts as an electrophile because positively charged species attack करेगी कहां पे, इलेक्ट्रॉन डेंस पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। इज इट क्लियर? क्लियर हुई ये बात? Species which have positive charge they act as electrophiles because they love to attack electron dense regions, that is they love to attack this they love to attack where there is greater electron density, जहां पे electron density ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशीज कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल H प्लस प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल X प्लस हैलोजन विद पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखूंगा Cl प्लस Br प्लस I प्लस लाइक दैट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास H3O प्लस है, हमारे पास NO2 प्लस है, लाइक दिस। मतलब हमारे पास ये वाली स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 प्लस है। These are all electrophiles. These are all attacked by negative charge. They love to attack negative charge. These are all electrophiles. These are all positively charged species. Number second, क्या only species with positive charge act करेंगे as electrophile? तो देखते हैं, हमारे पास कुछ species होगी which are electron deficient species. Electron deficient species. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज? फॉर एग्जांपल मेरे पास BF3 है, तो BF3 में आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, मींस इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर किसी स्पीशीज के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो यहाँ पे एम्प्टी pz ऑर्बिटल होगा। इस एम्प्टी pz ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब it will attack this electron, it will attack this negative charge। Therefore species which are electron deficient, which have incomplete octet, they act as electrophiles। electron deficient or incomplete octet, incomplete octet, जिनका octet incomplete होगा they act as electrophiles। for example BF3 मेरे पास है, for example BF3 मेरे पास है, मेरे पास for example SO3 है। SO3 की स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पे सल्फर
डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO3। दिस इज हाइपरवैलेंट आयन। हाइपरवैलेंट मतलब मोर देन ऑक्टेट इसका कंप्लीट है यहाँ पे। बट आपको पता है सल्फर के केस में d ऑर्बिटल्स होते हैं। d ऑर्बिटल्स यहाँ पे वैकेंट होते हैं, तो देखो यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट d ऑर्बिटल्स जब मैंने बॉन्डिंग में पढ़ाया था, इसमें d पाई p पाई p पाई d पाई बॉन्डिंग होती है। दैट्स व्हाई हियर आर वैकेंट d ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास BeCl2 है। these are neutral species but electron deficient। मेरे पास FeCl3 है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट्स कॉल्ड कार्बीन। तो कार्बीन को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। आई कैन राइट हियर नाइट्रीन, जिनका हमने डिस्कशन किया। कार्बीन का भी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है और नाइट्रीन का भी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। तो वहां पे मैंने बताया था नाइट्रीन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन दैट ऑफ कार्बन। क्लियर हुई बात? अब मुझे बता, इन स्पीशीज को जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड? The species which accept electron pair, what are they called? What are they called? Number third, they are called Lewis acids. Now, what are Lewis acids which accept electron pair? Which accept electron pair. तो accept electron pair कौन करेगा? Which are electron deficient, which are positively charged. तो यहाँ पे these species they are Lewis acids. तो basically हमने जो यहाँ तक बात की वो हम summarize करेंगे। इसका आप screenshot ले लो, will summarize the concept. इलेक्ट्रोफाइल्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। बहुत बढ़िया। तो विल समराइज द कंसेप्ट, उसके बाद चलते हैं बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल को लिखूंगा, यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल को लिखूं। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रोफाइल के केस में दीज आर लेविस एसिड्स। These are Lewis acids. Why? Because they accept electron pair. These are Lewis bases. Why? Because they donate electron pair. अगर Lewis bases हैं तो इनके पास नेगेटिव चार्ज होगी। अगर Lewis acids है तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है। वैकेंट ऑर्बिटल या मैं लिखूंगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा प्रेजेंट। तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। क्लियर हुई बात? तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो जेई में भी आया है और नीट में भी आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज लेविस एसिड? तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन था BF3 एंड अमोनिया। सेकंड ऑप्शन था BF3 एंड AlCl3। थर्ड ऑप्शन था AlCl3 एंड अमोनिया। फोर्थ ऑप्शन था, देयर वाज वन मोर ऑप्शन दैट वाज फोर्थ। तो इसका आंसर मुझे बताओ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एक्ट्स एज लेविस एसिड? इसका आंसर मुझे बता जल्दी से, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है व्हिच एक्ट्स एज अ लेविस एसिड? क्या भाई जल्दी से इसका आंसर दे दो। विच पेयर एक्ट्स एज अ लेविस एसिड? तो इनमें से कौन सा पेयर एक्ट करता है एज लेविस एसिड? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो शुभुक्ता ने यहाँ पे आंसर दिया है, नीलोफर ने आंसर, बाकी बच्चे कहाँ हैं? तो आंसर्स आने लगे, 3 नहीं जाकिर। अनीता ने आंसर दिया है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा BF3 एंड AlCl3। बिकॉज BF3 अगर आप बनाओगे तो BF3 के केस में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। AlCl3 बनाओ, इसके केस में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑल दो स्पीशीज व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सकीना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप। तो बेसिकली इनके केस में क्या है, इनके केस में मुस्कान नहीं, ए पार्ट नहीं है मुस्कान। तो इनके केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, दैट्स व्हाई दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दे एक्ट एज लेविस एसिड। स्पीशीज व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर कॉल्ड लेविस एसिड। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। 2017 में एक क्वेश्चन आया था, पहले मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा। क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोफाइल्स आर,
electrophiles are, direct question आया number first. These are electrophiles are, these are electron deficient species. Electron deficient species. I do not remember exactly what were the options, but the options were like this. Number second, positively charged, electron deficient, Lewis acids. So number third, negatively charged, Lewis bases. तो इन तीन में से आप मुझे आंसर बताओ आउट ऑफ 3. इलेक्ट्रोफाइल्स आर मोर अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. तो दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज वेल एज दे एक्ट एज Lewis acids. तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया था. यू कैन सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको मार्क करो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी. इससे पहले आप एक बात वहां पे न्यूक्लियोफाइल्स में एक बात और नोट करना. अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्डेड स्पीशी हो, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो बेसिकली ये हमारा पाई बॉन्ड है. जो पाई बॉन्ड होता है, इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन पेयर. अगर हम यहाँ पे अटैक करेंगे पॉजिटिव चार्ज का, मतलब पाई बॉन्ड अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज को, दिस पाई बॉन्ड आल्सो एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो वहां पे लिखो मल्टीपल बॉन्डेड स्पीशीज आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन्स, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन. तो इतना वहां पे लिखो. Multiple bonded species like carbon carbon double bond, carbon carbon triple bond, they also act as nucleophiles. इसके बाद डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जेईई पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, नीट में भी बहुत सारे, और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और बेस क्या होता है. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और बेस क्या होता है? मैंने कहा आपको न्यूक्लियोफाइल हमारे पास होता है या तो नेगेटिवली चार्जेड स्पीशी, इजंट इट, या तो स्पीशी विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो वो स्पीशी जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो लाइक दैट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. तो बेस भी वही होता है, नेगेटिवली चार्जेड स्पीशी. इट्स आल्सो नेगेटिवली चार्जेड, इट मे बी नेगेटिवली चार्जेड, it may be species with lone pair of electrons, or it may be species with multiple bond. So where lies the difference? Difference कहाँ पे? Multiple bond. Then where lies the difference? The difference of nucleophile and base, they are same. Nucleophile and base, they are same. The difference lies only in their mode of attack. तो यहाँ पे लिखो, the difference between the two lies in their mode of attack. The difference between the two lies in the mode of attack. Lies in the mode of attack. In the mode of their attack. In the mode of their attack. अगर ये species, these negatively charged species, lone pair species, multiple bonds, अगर ये species मतलब negatively charged, मतलब species with lone pair और multiple bond, अगर ये अटैक करेंगे, if they attack carbon, then they are called nucleophiles. तब हम इनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. और अगर यही स्पेशी प्रोटॉन, if they have affinity for proton, if they abstract proton, अगर ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, if they abstract proton, अगर ये प्रोटॉन को अटैक करेंगे, मतलब हाइड्रोजन H+ को अटैक करेंगे, if they abstract proton, then they are called bases. Then they are called bases. कहाँ से कंसेप्ट क्लियर करोगे? बिकॉज आपने पढ़ा है, लाउरी ब्राउनस्टेड कंसेप्ट है, बेस इज स्पीशीज व्हिच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, देयरफॉर इनको बेसिस कहते हैं, यहाँ पे इनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई. मतलब फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई बच्चा है, इस बच्चे को फॉर एग्जांपल इसका नाम फॉर एग्जांपल समीर है, इस बच्चे का नाम समीर है, तो घर में इसको सेमी सेमी कहते हैं. तो इसके दो नाम्स हैं, it acts as a nucleophile as well as a base.
It acts as a nucleophile as well as a base. It depends upon the mode of the attack. घर में इसको सभी सेमी सेमी कहेंगे एज अ बेस, तो बाहर जाएंगे तो सेमी नहीं कहेंगे ना, समीर कहेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल, मतलब मोड ऑफ अटैक पे डिपेंड करेगा. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर. गॉट इट? क्लियर हुई ये बात? बेस और न्यूक्लियोफाइल में कौन सी डिफरेंस है? बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मोड ऑफ अटैक. तो मोड ऑफ अटैक कैसे होगा आगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो उनमें हम देखेंगे ना. डिस्कस करते हैं अब न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी. न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस टेंडेंसी टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, कितना ज्यादा एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल इन कंपैरिजन टू अदर. और बेसिसिटी मींस कितना ज्यादा एक्ट करेगा एज बेस इन कंपैरिजन टू अदर. फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 स्पीशीज है, मेरे पास ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, सी नेगेटिव है. तो आपको बताना है इनका ऑर्डर, मतलब यू कैन से दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दिस, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, दिस इज एक्सप्लेन्ड इन कंपैरिजन विद अदर थिंग्स. मतलब जब हमें 2-3 चीजों का कंपेयर करना होगा तब हम न्यूक्लियोफाइल और बेस को स्टडी करेंगे एज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी. तो डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को. क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो लिखो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी. न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी. न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी. पॉइंट नंबर 1 लिखो आप यहाँ. Nucleophilicity is the ability to form bond to the carbon. Nucleophilicity is the ability to form bond with carbon. जो मैंने अभी बात कही, to form bond with carbon, to form bond with carbon. And basicity is the affinity for proton. And basicity is the affinity for proton. Is the affinity for proton. तो ये बात मैंने अभी आपको बताई. नंबर 2 पर अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, इफ वी गो डाउन द ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस. या पहले पीरियड की बात करते हैं. अलोंग अ पीरियड अगर मूव करेंगे, अलोंग अ पीरियड, हम जाएंगे अलोंग अ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल. अलोंग अ पीरियड इन एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अलोंग अ पीरियड जाएंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल. मेरे पास नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल. मेरे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मेरे पास फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज. मैं जा रहा हूँ अक्रॉस द पीरियड. अक्रॉस द पीरियड मींस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियड, अलोंग द पीरियड में जा रहा हूँ. तो मुझे देखना है व्हाट विल हैपन टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी. न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या हो जाएगा. तो मुझे पता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और 3 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे R3C. तो बाद में लिखूंगा, पहले आप समझो बात को. न्यूक्लियोफिलिसिटी अलोंग अ पीरियड, न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल बेसिसिटी. व्हाट डज दिस मीन? न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल बेसिसिटी मतलब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वही बेसिसिटी का ऑर्डर भी होगा. किसमें? जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात. along the period, अगर हम along the period जाएंगे, nucleophilicity parallels basicity, nucleophilicity parallels basicity, and both decrease with increase in atomic number, with increase in atomic number, with increase in atomic number. तो अगर हम along the period जाते हैं, nucleophilicity as well as basicity that decreases with increase in atomic number. For example, मैं यहाँ पे CH3 लगाऊंगा, CH3 माइनस चार्ज. मैं यहाँ पे NH3 लगाऊंगा, इनके हाइड्राइड्स बनाऊंगा, नेगेटिव चार्ज. मैं यहाँ पे NH3 नहीं आएगा, NH2 आएगा, NH2 माइनस चार्ज. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे OH माइनस लगाऊंगा, मैं यहाँ पे F माइनस लगाऊंगा. ये मेरे पास कुछ स्पीशीज है, दीज आर स्पीशीज. तो देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? कार्बन का, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, देन दैट ऑफ फ्लोरीन, देन दिसका, देन दिसका. So nucleophilicity of carbon is more over here compared to that of fluorine.
Got it? Nucleophilicity of carbon is more over here compared to that of fluorine. Got it? तो बेसिकली इस बात को आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हो कैसे? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल लाइक टू हैव दिस नेगेटिव चार्ज ऑन इट। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये चाहेगा कि इसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगी, इसलिए इस चार्ज को डोनेट ज्यादा नहीं करेगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैन नॉट डोनेट negative charge as easily as compared to nitrogen, and nitrogen in turn cannot donate as easily as compared to carbon. तो जो जितना ज्यादा इजीली डोनेट करेगा नेगेटिव चार्ज, दैट विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर हम अलोंग द पीरियड जाएंगे, इफ वी गो अलोंग द पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, then nucleophilicity and basicity, their order is parallel, the order is same, मतलब and this order it increases and nucleophilicity it decreases with increase in atomic number। इसका atomic number ज्यादा है तो इसकी nucleophilicity कम है। along the period की बात करता हूँ, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? along the period की बात कर रहा हूँ, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, अभी मैं क्वेश्चंस भी बनाऊंगा, इसलिए याद रखना ये बात। अगर मैं अलोंग द पीरियड जाऊंगा, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। मगर कब? कब? अलोंग अ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर अलोंग अ पीरियड। एटॉमिक नंबर अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब, अदरवाइज नो, बिकॉज देयर आर अदर थिंग्स दैट हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो ये बात आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होगा। तो ये बात क्लियर हुई होगी आप। इज इट क्लियर नाउ? तो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 3। देखो पॉइंट नंबर 3, इन जनरल nucleophilicity is related to basic strength। nucleophilicity is related to basic strength, is related to basic strength। मतलब what does this mean? जितना ज्यादा बेसिक आपका होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा। मतलब the more the basicity, the more the basicity, the more the basic nature, that is basicity, more will be nucleophilic nature, more will be nucleophilicity। This is a general case, more will be nucleophilicity। अब मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं एग्जाम्पल लूंगा, पहले एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये वाला स्पेशी है RO माइनस, मेरे पास है OH माइनस, मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल ROH, और मेरे पास है वाटर, मेरे पास है वाटर। दीज आर 5 स्पीशीज। तो मुझे बताना है इनमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है? दिस हैज बीन आस्क्ड, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। तो मुझे बताना है इनमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है, या इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो मैंने क्या लिखा? इन जनरल न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो पहले आप देखो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? जो जितना ज्यादा बेसिक होगा वो जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे देखेंगे वो बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अगर आपको बेसिक नेचर निकालना होगा, अगर आपको बेसिक नेचर निकालना होगा तो आप क्या करोगे? अगर आपको बेसिक नेचर निकालना होगा तो आप क्या करोगे? तो जो भी स्पीशीज आपके दिए गए हैं उनका आप एसिड्स बनाओ, उनके एसिड्स बनाओ। तो इसका एसिड अगर आप बनाओगे, व्हाट विल बी एसिड? एसिड बेस इज अ स्पीशीज व्हिच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, यहाँ पे बनेगा ROH, दिस इज एसिड। तो इसका एसिड बनाओ, इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो पहले मैं 3 को डिस्कस करूंगा। इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन, इसका एसिड बनाओ, इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो यहाँ पे आपका वाटर बनेगा। इसका एसिड बनाओ, इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो यहाँ पे आपका RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH बनेगा। अब मैंने क्या किया, जब भी मेरे पास नेगेटिवली चार्जेड स्पेशिया बेस दी गई होगी और मुझे बताना है
arrange them in the order of increasing strength of base or nucleophile, मैं उनके एसिड्स बनाऊंगा ना। आपको पता है अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है ज्यादा, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब उसकी कंजुगेट बेस जो है दैट्स वीक, isn't it? A strong acid has weak conjugate base. किस कंसेप्ट से पढ़ा है? स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस, वीक कंजुगेट बेस किस कंसेप्ट से पढ़ा है? conjugate acid base pair concept or Lowry-Bronsted concept से, isn't it? Very good. Lowry-Bronsted concept से पढ़ा है। तो देखो ये मेरे पास एसिड है, ये इसकी कंजुगेट बेस है। दिस इज एन एसिड, दिस इज अ कंजुगेट बेस। व्हाट इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर? वी डिफर बाय प्रोटॉन। यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे नहीं है। सो दिस इज एन एसिड एंड दिस इज इट्स कंजुगेट बेस। दिस इज एन एसिड, दिस इज इट्स कंजुगेट बेस। दिस इज एन एसिड, तो दिस इज इट्स कंजुगेट बेस। हमेशा आप ये बात करना, जब भी इनकी बेसिक स्ट्रक्चर पूछेगी तो इनका एसिडिक नेचर, एसिडिक ऑर्डर बनाओ। तो एसिड में फिर देखो आप विच इज मोर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, नाउ दिस इज थर्ड सी, दिस इज बी, दिस इज ए। इफ दिस इज द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो इसकी कंजुगेट बेस क्या होगी? सबसे वीक। ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कंजुगेट बेस सबसे वीक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये जो सी है इट इज द वीकेस्ट बेस। गॉट इट? क्लियर हुआ? C is the weakest base. Why? Because इसका एसिड जो है that's a strong acid. C is the weakest base because इसका एसिड जो है that's a strong acid. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये बात या फिर से बताऊं? अब मुझे अब मुझे इन दोनों में कंपेयर करना है। यहाँ पे मेरा अल्कोहल है, यहाँ पे मेरा वाटर है, तो अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ वाटर। ये बात आप पहले याद रखना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे अभी लूंगा एग्जांपल, पहले हम डिस्कस करेंगे। तो तीन बातें यहाँ पे मैंने कही। पहले मैंने कहा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन एंड बेसिसिटी इज द एफिनिटी टुवर्ड्स प्रोटॉन। नंबर सेकंड, अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी को? देन व्हाट हैपेंस टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी? देन न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये बात भी क्लियर हुई। नंबर थर्ड, इन जनरल न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आपका बेस ज्यादा स्ट्रांग होगा मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। अब बेस स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? उसके एसिड बनाएंगे। एसिड में जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी बेस वीक होगी और जो वीक एसिड होगा उसकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर? तो हमेशा ये वाला रूल आप एग्जाम में फॉलो करना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत करके आओगे। हमेशा ये वाला रूल फॉलो करना जो मैंने यहाँ पे बताया। पहले बेस, बेस को एसिड बनाओ, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनाओ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी बेस वीक होगी। यू विल नेवर गेट रॉन्ग क्वेश्चन आंसर, मतलब कभी आप गलत नहीं करोगे। तो नंबर थर्ड पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करूँ। नंबर थर्ड पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, विद इन अ ग्रुप, अगर हम ग्रुप की बात करें, विद इन अ ग्रुप, डाउन द ग्रुप और विद इन अ ग्रुप, within a group nucleophilicity increases with increase in atomic number. Nucleophilicity increases with increase in atomic number, increases with increase in atomic number, with increase in atomic number. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है, ब्रोमीन माइनस है, आयोडीन माइनस है, आयोडीन माइनस है। तो मुझे बताना है इनका न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर क्या होता है? इनका न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर क्या होता है मुझे पता है। अगर मैं जाऊंगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो व्हाट हैपेंस? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। तो मैं कहूंगा I माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन Br माइनस, देन Cr माइनस, देन F माइनस। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? यहीं पे अगर बेसिसिटी की बात करेंगे, एंड बेसिसिटी decreases with increase in atomic number down the group, with increase in atomic number down the group. That's why question has been asked from this as well as this. Atomic number down the group, basicity decreases with increase in atomic number down the group, down the group. तो basicity का order बनाओ, basicity का order F minus more basic, then Cl minus, then Br minus, then I minus. This is basicity order. This is basicity order.
बेसिसिटी ऑर्डर, बस ये एक बात यहाँ पे डिफरेंस होती है, अदरवाइज सेम होता है। तो यहाँ पे दिस इज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो मैं कहूंगा फ्लोरीन इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ क्लोरीन, बट फ्लोरीन इज लेस न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन आपको याद रखनी है। तो यार अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। यू नो दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब आयोडीन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, आयोडाइड आयन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन क्लोराइड आयन। बट बेसिसिटी इसकी रिवर्स होती है। तो देयर आर अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस बेसिक नेचर, तो उनको हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, या अभी करेंगे या कल करेंगे या परसों करेंगे, तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे आगे, व्हाई दिस हैपेंस। क्लियर हुई ये बात? ये बात क्लियर हुई? अब ये बात क्लियर हुई? यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो नेक्स्ट इसको मैं रब अप करूंगा, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन देखेंगे, बस ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो मेरे पास है, आप मुझे बताओ विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, आर एस माइनस, आर ओ माइनस, विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक? इन दोनों में से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? इन दोनों में से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक? अच्छा, दिस इज ए, दिस इज बी। अब मुझे बता इन दोनों में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक? इन दोनों में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी हमारे अब रिएक्शंस आने वाले हैं उनमें इसका रोल है। दैट्स व्हाई अब तक मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था। विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक? न्यूक्लियोफिलिक मुझे बता एंड बेसिक। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात करूंगा, दिस इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम एंड पोलोनियम ऑक्सीडाइल से तेल पॉलिश। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सल्फर। डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर डिक्रीज होगा। तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कम है, मतलब डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम। तो मैं कहूंगा यहाँ पे विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी, डाउन द डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा विद एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा विद एटॉमिक नंबर। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा विद एटॉमिक नंबर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, दे फॉल इन द सेम ग्रुप, देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ सल्फर Rs माइनस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Ro माइनस। तो जिस किसी बच्चे ने ये आंसर दिया था, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया था, इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरा जाकिर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इज मोर महक वेरी गुड, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अगर मैं कहूंगा इन दोनों में बेसिक कौन है ज्यादा, बेसिक कौन है ज्यादा, इन दोनों में बेसिक कौन है ज्यादा, तो डाउन द ग्रुप में डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से लूंगा, मुझे बता, मेरे पास R3P है, P के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड मेरे पास R3N है, N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस इज A, दिस इज B, which is more nucleophilic, which is more nucleophilic, which is more nucleophilic? तो इन दोनों में से मुझे बताओ which is more nucleophilic? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फास्फोरस का साइज ज्यादा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिक नेचर इंक्रीज बिकॉज नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमान एक ही ग्रुप में फॉल होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। नंबर फोर्थ पॉइंट, नेगेटिवली चार्जेड, नेगेटिवली चार्जेड, नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज are more nucleophilic, are more nucleophilic than those of their neutral counterparts, are more nucleophilic than those of their neutral counterparts, neutral counterparts। अब क्या ये बात हुई, इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज are more nucleophilic than those of neutral counterparts, negatively A B B
नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज आर मोर न्यूक्लियोफिलिक। फॉर एग्जांपल मेरे पास H2O है और मेरे पास OH माइनस है। मेरे पास फॉर एग्जांपल NH3 है, मेरे पास NH2 माइनस है। This is negatively charged. This is its neutral counterpart. This is negatively charged. This is its neutral counterpart. तो मैं कहूंगा OH minus is more nucleophilic than that of what? मैं यहाँ पे लिखूंगा NH2 is more nucleophilic than that of ammonia. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CH3OH है। अगर मैं इस O को निकालूंगा मेरे पास एक और स्पीशी बनेगी CH3O माइनस। तो मैं कहूंगा CH3O माइनस is more nucleophilic than that of alcohol because negatively charged species are more nucleophilic than those of their neutral counterparts. क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई ये बात? क्या ये बात क्लियर हुई? लास्ट पॉइंट आप लिखो। अगर ये बात क्लियर हुई तो लास्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पहले दूंगा बिकॉज विद फॉलोइंग क्वेश्चन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। मेरे पास फॉर एग्जांपल RSH और मेरे पास RS नेगेटिव है, विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, विच इज बहुत बढ़िया। शुभ कौन बोल रहा था? हमेरा। हमेरा तो हमेरा देखो, अगर मेरे पास कोई स्पीशी नेगेटिवली चार्ज होगी फॉर एग्जांपल NH2 माइनस और मेरे पास कोई स्पीशी NH3 with lone pair of electron, this is neutral, this is negatively charged, species सेम है। तो न्यूट्रल स्पीशीज जो होते हैं दे आर लेस न्यूक्लियोफिलिक और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज जो है दे आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ न्यूट्रल काउंटरपार्ट्स। क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ पे कहूंगा दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ दिस। क्लियर हुआ हो मेरा? व्हाट इज दिस AB? मैं लिखता हूँ C। व्हाट इज AB? AB क्या लिखते हो? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लास्ट पॉइंट आप लिखो, पॉइंट नंबर 6, लास्ट पॉइंट। Steric hindrance, steric crowding, steric bulkiness, steric crowding decreases nucleophilicity. Steric hindrance, इसकी बात पहले कभी नहीं हुई थी। Steric hindrance और इसी को कहते हैं steric crowding और इसी को कहते हैं steric effect is inversely proportional to nucleophilicity. Is inversely, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, न्यूक्लियोफिलिसिटी को, न्यूक्लियोफाइल को मैं आज के बाद ऐसे लिखूंगा Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल E प्लस इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। स्टीरिक क्राउडिंग क्या होता है? बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन है, कार्बन पे पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे मेरे 3 हाइड्रोजन है H H एंड H। तो नेक्स्ट मेरे पास कार्बन माइनस है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। नेक्स्ट मेरे पास कार्बन माइनस है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप है, मतलब कार्बोनाइन। दीज आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, दैट्स व्हाई कार्बोनाइन्स आर वेरी रिएक्टिव। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कार्बन माइनस है, यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा इस कार्बन के अराउंड स्मॉल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, मतलब स्मॉल ग्रुप्स प्रेजेंट है, मतलब दिस इज नॉट स्टेरिकली क्राउडेड, दिस इज नॉट क्राउडेड ऑन दिस साइड। ये वाला जो स्पीशी है, ये मिथाइल 9 जो है, दिस इज नॉट क्राउडेड। यहाँ पे एक क्राउडिंग है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, तो यहाँ पे और ज्यादा क्राउडिंग है। अगर इसको देखो, इसको कहते हैं स्टीरिक इफेक्ट। क्राउडिंग है, बड़े ग्रुप्स लगे हैं, तो बड़े ग्रुप्स लगे हैं, ये नेगेटिव चार्ज इजीली अवेलेबल नहीं है बिकॉज इट हैज बीन क्राउडेड बाय दीज लार्ज ग्रुप्स, इट इज क्राउडेड बाय दीज लार्ज ग्रुप्स। तो यहाँ पे कहेंगे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। स्टीरिक हिंड्रेंस मींस क्राउडिंग, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है यहाँ पे, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम होगा, तो मैं कहूंगा दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस। क्लियर हुआ? ऑर्डर ABCD, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर हुआ? ये स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा? एक्चुअली स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो आपकी नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, इट इज नॉट इजीली अवेलेबल, इट इज नॉट इजीली अवेलेबल बिकॉज इट हैज बीन क्राउडेड बाय ऑल साइड्स। तो यहाँ पे क्राउडिंग हो रही है। ये वाला ग्रुप जो है कार्बन माइनस, तो यहाँ पे मैंने लगाया है C। इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे एक और लगाया है C, इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है।
यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप लगा है, इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, मतलब ये वाला कंपाउंड मैंने बनाया। अब देखो कहाँ से ये नेगेटिव चार्ज आएगी, मतलब देयर इज लेस चांसेस दिस नेगेटिव चार्ज इज अवेलेबल। दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाई स्टीरिक क्राउडिंग अगर ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या एक दो क्वेश्चंस में लूं? आप मुझे बता, क्या मैं एक कंसेप्ट खत्म हुआ, क्या मैं एक दो क्वेश्चंस लूं? क्या मैं एक दो क्वेश्चंस लूं? आप सब बोलो, अगर एक दो क्वेश्चंस लेने हैं तो एक दो क्वेश्चंस लेंगे इस कंसेप्ट पे। कल हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो कोई भी टाइप हम डिस्कस करेंगे का। तो मुझे बता, अगर ये क्लियर हुआ तो मैं एक क्वेश्चन कम से कम लूंगा, एक क्वेश्चन, सो दैट थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड। तो लेट मी टेक दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है जेई मेंस 2005 में। तो जेई मेंस 2005 का क्वेश्चन, जेई मेंस 2005 का क्वेश्चन है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज। The question is decreasing order of nucleophilicity. Decreasing order of nucleophilicity. तो ए पार्ट जो मेरे पास यहाँ पे है 1, तो जो 1 दिया गया है दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज 1। तो सेकंड जो मेरे पास है दैट इज CH3O माइनस, और थर्ड जो मेरे पास है दैट इज CN माइनस, फोर्थ जो मेरे पास है दैट इज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। डरना नहीं, कंसेप्ट वही है जो मैंने बताया। तो अगर मुझे यहाँ पे बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिक ऑर्डर बताना है, दोनों बातें सेम ही। न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिक ऑर्डर बताना है, मतलब दोनों बातें सेम है। तो मैं कैसे बताऊंगा? मैंने क्या कहा था, पहले मैं इन सब का एसिड बना लूंगा, पहले मैं इन सब का इसका एसिड बना लूंगा। बना लो इसका एसिड, एसिड मतलब इट विल एक्सेप्ट H प्लस आयन, मेरे पास एसिटिक एसिड बन जाएगा, इजंट इट? तो दिस इज फर्स्ट, इसकी कंजुगेट बेस है। नंबर सेकंड, इसका एसिड बना, ये अल्कोहल बन जाएगा CH3OH। इसका एसिड बना, ये HCN बन जाएगा, इसको हाइड्रोजन दे दो H प्लस, ये HCN बन जाएगा। और इसका एसिड बना, ये क्या बन जाएगा, D का एसिड बना, ये बन जाएगा हमारे पास ये वाला कंपाउंड। इजंट इट? तो हमने इनके एसिड्स बनाए। नाउ जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी कंजुगेट बेस उतनी वीक होगी, इजंट इट? जो ज्यादा, हमें पता है एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, अल्कोहल इज अ वीक एसिड, HCN इज अ वीक एसिड, और इसकी तो बात ही नहीं, इजंट इट? अब जो इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी बेस वीक होगी, जो सबसे वीक होगा। तो देखेंगे वीक कैसे बनेगी। तो याद करो एक कंसेप्ट को, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, उस कंसेप्ट को याद करो। क्या मैं इस क्वेश्चन को रब करूं, सो दैट आई विल टेक द कंसेप्ट? क्या मैं इस क्वेश्चन को ऊपर से रब करूं, यहाँ से, यहाँ से मैं रब करूं? मैंने आपको बताया था एसिड क्या होता है, वापस आ जाओ कंसेप्ट। कोई भी स्पेशी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड, तो ये वाला कंपाउंड क्यों एसिडिक है, बिकॉज इट गिव्स H प्लस आयन। अगर ये H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन देगा तो मेरे पास ये वाली बेस बन जाएगी। तो अगर ये बेस स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइज्ड है, तब जाके हमारा जो इक्विलिब्रियम है दैट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तब ये ज्यादा से ज्यादा बनेगा और H प्लस यहाँ से ज्यादा निकलेगा। जितना H प्लस निकलेगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होता है। तो देखो यहाँ पे कौन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये स्टेबल ज्यादा है मतलब यहाँ से H प्लस निकलेगा। अगर यहाँ से H प्लस निकलेगा मतलब ये अच्छा एसिड है, अच्छा खासा एसिडिक है। तो HCN के केस में हमारे पास HCN है, इसने हमें दिया CN माइनस और प्लस दिया H प्लस। क्या CN माइनस में कंजुगेशन पॉसिबल है? CN माइनस में कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो CN माइनस हमारे पास वीक एसिड बन गया, दिस बिकम्स द वीक एसिड। वीक एसिड मतलब इसकी दिस बिकम, सॉरी, दिस बिकम्स द वीक एसिड, वीकेस्ट ऑफ ऑल। तो अगर ये वीक है तो इसकी बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो 3 पहले आएगा, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिकली अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, ये कितना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बहुत ज्यादा। यहाँ से भी स्टेबलाइज्ड है, यहाँ से भी स्टेबलाइज्ड है, मतलब इसमें ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी, मतलब इसका जो एसिड होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब इसकी जो बेस होगी, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी बेस सबसे वीक होगी,
मतलब फोर्थ विल बी द लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक, लीस्ट बेस। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी बेस सबसे वीक होगी ना। अब उसके बाद ये वाला हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, देन दैट ऑफ अल्कोहल, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी बेस वीक। उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद हमारा 2 आएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन या फिर से बताओ? क्लियर हुआ क्वेश्चन या फिर से बताओ? CBAD, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सब कंसेप्ट इक्विलिब्रियम के भी यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं फारूक ने अच्छा आंसर दिया। तो बाकी बच्चे बोलो, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर से बोलो? जी मैन में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या ये क्लियर हुआ या फिर से बोलो? सब बच्चे बोलेंगे क्या ये क्लियर हुआ या फिर से बोलो? मुझे लगता है क्लियर हुआ। अब आप लास्ट पे एक लाइन लिखो, उसके बाद हम मुझे लग अच्छा किसी ने लिखा, सर क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं, नेक्स्ट टाइम चलते हैं। एक लाइन आप यहाँ से नोट करो, नोट करो, ये लाइन आप नोट करो, ये लाइन आप नोट करो यहाँ से। न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। तो कोई ऑर्डर मैं यहाँ पे आपको दूंगा, जो आप याद रखोगे, टेंशन सारा खत्म हो जाएगा। मेरे पास PHS माइनस सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। व्हाट इज PHS माइनस? पीएच मतलब बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग जुड़ी है सल्फर से, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज PHS माइनस। तो इट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन CN माइनस। तो अगर ये आपको ऑर्डर याद होगा तो वहां पे आप लिखोगे CN माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, बिकॉज वहां पे PH माइनस नहीं। It's more nucleophilic than that of I minus. It is more nucleophilic than that of ETO minus. What is ETO? ET कहते हैं इथाइल ग्रुप को। इथाइल ग्रुप मतलब C2H5 को। C2H5OH इथेनॉल होता है। इथेनॉल में H को निकालो तो आपके पास बनेगा C2H5O माइनस। इसको कहते हैं ETO, इसको कहते हैं ETO। Then that of ETO। उसके बाद हमारा होता है OH माइनस। उसके बाद हमारा होता है PHO माइनस। व्हाट इज PHO माइनस? यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ O माइनस जुड़ा है, PHO माइनस। उसके बाद होता है हमारा Cl माइनस। उसके बाद होता है Me3n। व्हाट इज Me3n? ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। Me मतलब CH3, MECH3 को बोलते हैं। ये ऑर्डर आप याद रखना, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ये ऑर्डर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा डायरेक्टली। अगर आपको ये ऑर्डर याद रहेगा, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ये बहुत ज्यादा मदद करेगा आप। इज दिस क्लियर नाउ? क्या किसी को कोई क्वेश्चन है? ये कंसेप्ट हमने खत्म किया, कल हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनमें अब रोल आएगा। जो भी हम अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। दीज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये ऑर्डर जो मैंने बनाया, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज दे विल शो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म देन दैट ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल्स। तो याद रखना, कल 1-2 दिन में पता चलेगा क्या कह रहा है। ये सर क्लियर हुआ था? किसी को कोई क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है। अरे देखते हैं फिजिकल के क्लासेस, अभी बच्चे ऑर्गेनिक के क्लासेस नहीं पढ़ रहे हैं, मैं क्या फिजिकल को कर रहा हूँ। अच्छा मुझे बता, जो भी हमारा मतलब जो भी